पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इसमें 3 वर्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है? चार्ज। फील्ड मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब समझते होंगे रीजन। और इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग समझ सकते हैं इफेक्ट यानी प्रभाव। यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो दूरी एक्वायर करेगा, जो एरिया कवर करेगा, और उस एरिया में उसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट मतलब फोर्स क्या है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज है, ये चार्ज है जो आपका प्लस क्यू चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, तो ये चारों तरफ अपना एक क्षेत्र क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं कि यहीं पर, चारों तरफ से एक अपना इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से ये अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा। और उस फील्ड में यदि कोई एक्सटर्नल चार्ज ले जा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल चार्ज क्यू ले जा रहे हैं, तो इस पर इसका फोर्स क्या लगेगा, उसी इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी फोर्स क्या लगेगा, तो आप समझ सकते हैं क्यू बाई 4 पाई आप साइन नॉट, और ये क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है r, तो r स्क्वायर, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल मीनिंग ये हुआ, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ सर्टेन एरिया में जितना आपका वो फील्ड क्रिएट करता है, सर्टेन एरिया में जो आपका इफेक्ट क्रिएट करता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो लेकिन इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। या इसको एकदम सिंपलेस्ट भाषा में आप कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज अराउंड another charge Q, और इसको स्मॉल q कर लीजिए। यानी सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। यानी क्या होगा आपका? फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। तो बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप जिस चार्ज पर निकालना है निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको पर यूनिट से निकाल दीजिए। तो आप बताइए, किसी भी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड करने के बाद क्या होगा? वेक्टर हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तब तो लिख सकते हैं रिलेशन जो हो गया, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स F इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू E। यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि आपका जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज को रखेंगे, तो उस पर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? आपका फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब, मान लिया जाए यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करेंगे, तो एक्सटर्नल फील्ड है ये। अब यदि एक्सटर्नल फील्ड है, इसमें अगर कोई चार्ज को ले आए, तो इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, और वही फोर्स का फार्मूला होगा आपका QE। क्या होगा? QE।
तो बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए तब तो एस आई यूनिट क्या होना चाहिए, आप ये बताइए। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या से डिनोट करेंगे, ई से। तो इज क्या होगा आप ही बताइए, न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। बात समझ में आ गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये 3 वर्ड से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इसी तरह से 11th में हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फिर पढ़ेंगे 12th में आगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हर एक टर्म में छुपा हुआ है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी मास के द्वारा अपने चार्ज, जैसे पृथ्वी को मान लीजिए एक बड़ा सा मास है, क्या इसका फील्ड हमेशा इन्फाइनाइट तक है, तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 43,000 किलोमीटर के जब ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ के द्वारा है लगभग वो 0 हो जाता है, लगभग 0 हो जाता है। यानी कि आपको यदि 43,000 किलोमीटर ऊपर ले जाके छोड़ दिया जाए तो आपको पृथ्वी वो नहीं खींच पाएगी। तो उसी तरह से यह भी चार्ज है, यहाँ पर रखे तो इसके द्वारा या तो इस पर फोर्स रिपल्सिव लगेगा या तो अट्रैक्टिव लगेगा। अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव लगेगा, अनलाइक है तो अट्रैक्टिव। लेकिन कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा जिसमें दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, दूसरे पर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। लेकिन वह फोर्स जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि अब देखते हैं, लिखते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए क्या होगा पॉइंट चार्ज के चलते, मान ले जाए कि यहाँ कोई एक चार्ज है, पॉइंट ये है, इसके द्वारा सर्टेन पॉइंट पर यहाँ चार्ज क्यू ले लेते हैं और यहाँ पर +1 चार्ज रखना है, +1, और ये डिस्टेंस इतना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट चार्ज के चलते निकालना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप F/, चार्ज Q के बदले 1, यानी कि आप क्या लिखेंगे तब, या फोर्स पर यूनिट चार्ज था तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, और अगर यहाँ पर चार्ज Q रख लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, Q/4πε0 और डिस्टेंस का r², यानी कि आप लिख सकते हैं E = Q, अगर कैपिटल Q लिखे हैं तो कैपिटल Q ही लेते हैं, Q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि आप समझिए यहाँ पर क्या है, फोर्स जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो लगता है उसको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो देखिए प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे आप कि क्या इसका प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जैसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, हम देखते हैं,
जैसे पहला प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करेगा, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज पर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। इसी तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जो आगे हम लोग अभी देखेंगे, तब तक इतना देखिए। देखिए पहला पॉइंट है इट ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉइंट है इट टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब ये हुआ यह पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा। यानी कि ये प्रॉपर्टीज है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा इफेक्ट होगा। और समझने के लिए तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर रहा है, इंड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव से निकल के कहाँ, नेगेटिव पर जा रहा है। देख लीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का जो डायरेक्शन हो गया आपका पॉजिटिव से निगेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर से जो भी निकला था एरो आपका बाहर की ओर है, यहाँ पर देखिए उसके अंदर की ओर है। ध्यान समझिएगा, यह भी लाइन इधर से आके मिला है लेकिन पूरा नहीं दिखाई दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी यहाँ से निकल गया और इस तरह से जाके मिला है। इसलिए आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा किस में, कि डायरेक्शन किधर से किधर है। देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंटियल ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, जैसे ये फोर्स लाइन है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो वह डायरेक्शन होता है जो ऑलवेज टेंजेंट की ओर होता है। किधर होता है, टेंजेंट की ओर होता है। कहीं ये कैसे पता चला, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जब यहाँ चार्ज रखिएगा, जैसे यहाँ चार्ज रखिएगा इस लाइन के सामने, तो कोई दूसरा चार्ज तो इधर की ओर मूव करेगा, लेकिन इधर रखिएगा तो टेंजेंट की ओर फेंकाता है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है क्या है आपका, टेंजेंटियल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपके बोर्ड में पूछ चुका है बहुत बार। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है क्या है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है, उसका रीज़न समझिए। देखिए अगर आप यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दो है, यहाँ एक पहला एक दूसरा है, दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिए, दोनों क्या क्या करवा दिए, इंटरसेक्ट। लेकिन इंटरसेक्ट करवाने के बाद ज़रा ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पर इसके चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो टेंजेंट इधर जाएगा, अगर इस लाइन के चलते डायरेक्शन दिखाते हैं तो टेंजेंट इधर जाएगा। अब एक ही पॉइंट से आपका दो टेंजेंट निकल रहा है, एक ही पॉइंट से कितना टेंजेंट निकल रहा है, दो टेंजेंट निकल रहा है। और मैथमेटिक्स में आप पढ़ करके आए हैं ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन हो गया, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझ रहे हैं ना, एक हम लोग को मैथ में पढ़ा रहता था √2 इज एन इरेशनल नंबर, और उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, पहले रेशनल मान लेते थे और सेटिस्फाई नहीं करता था तो क्या करते थे, ये इरेशनल है। उसी तरह से हम मान लिए कि दो लाइन को इंटरसेक्ट करवा दिए हैं और करवाने के बाद यहाँ कंट्राडिक्ट पैदा कर रहा है, इसीलिए ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो या तीन कोई भी नहीं, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी। बात समझ में आ गया होगा। फिर है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या समझे, कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है तो ये जा रहा है इस तरह से, तो बीच में टूटेगा नहीं, कभी नहीं टूटेगा। इसका दो एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है कि चार्ज को जब रखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन में, कोई चार्ज को जब रखिएगा तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट करता है, एक्सेलरेट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। ऐसा नहीं कि जर्क उसको होता है, जर्क महसूस नहीं होता है, यानी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगा इसका मतलब फोर्स, जैसे कि आप रोड पर चलिए, रोड एकदम स्ट्रेट लाइन पे है
अगर आपका बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जो से जा रहे हैं, अगर स्मूथ है तो कंटिन्यूसली मूव कीजिएगा, और अगर उसमें गैप है, रोड में कहीं कटा कटा रहे, तब क्या होगा, आपको जर्क नहीं लगेगा। तो उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन में रखते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव करते रहता है, यानी कि एक्सेलरेट करते रहता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करते रहता है, यानी जर्क इसको नहीं होता है, इसलिए नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है ये, और यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंट्राडिक्ट करवा रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जा रहा और यहाँ टर्मिनेट करेगा, बीच में अपने से कैसे ख़त्म होगा, टर्मिनेट तो करना पड़ेगा, और फिर अगर निकल रहा है तो वहीं से निकल रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पर टर्मिनेट किया उसी पॉइंट से ओरिजिनेट भी हो रहा है। और टर्मिनेट कहाँ करता है, नेगेटिव चार्ज पर, ओरिजिनेट कहाँ से करता है, पॉजिटिव चार्ज से। तो बताइए एक कोई पॉइंट चार्ज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर उसका एक्सप्लेनेशन उसी तरह से होगा। अगर ये क्लोज लूप बना ले, मान लीजिए है कि ये क्लोज लूप बना लिया इस तरह से, लेकिन क्लोज लूप बनाने का मतलब क्या हुआ, अगर आप टेंजेंट की बात कीजिए फिर यहीं पर, तो क्लोज लूप बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए इधर से ऐसे चल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगेगा, क्या टर्मिनेट कर रहा है, और फिर यहीं से क्या लगेगा, जस्ट ओरिजिनेट कर रहा है। यानी कि अगर क्लोज लूप बना लिया तो ये दोनों चार्ज के जैसा यहाँ बिहेवियर शो करेगा। क्या ऐसा संभव है, तो नहीं संभव है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। फिर अगला है इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि उसके फील्ड में आप जहाँ चलेंगे अगर वहीं पे आ गए तो नेट वर्क डन जीरो हो जाता है। जैसे आप 9th क्लास से सुनते आ रहे होंगे कि एक सामान को छत पर से नीचे ले आइए, फिर छत पर उसी पोजीशन पर ले जाकर रख दीजिए, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या बहुत ज़्यादा कहेंगे, या फिर कहेंगे मान लीजिए कि इस बोर्ड को उठा करके कहीं ले जाकर रख दीजिए, आप फिर ला के यहीं टांग दीजिए, तो आपने कितना काम किया, कोई काम नहीं किया फिजिक्स की भाषा में। उसी तरह से आपका यहाँ पर है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दिखाए हुए हैं। अब मान ले जाएँ कि एक चार्ज पार्टिकल है, देखिए ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल है, ये ऑरिजिन है, यहाँ से चलना शुरुआत किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर लौट के यहाँ गया, तो इन सभी प्रोसेस में वर्क डन नहीं होगा। लेकिन यदि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वर्क डन होगा। तो क्या होगा, वर्क डन होगा। क्वेश्चन डिस्कशन में फिर आगे बताएंगे। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्या है, कंजर्वेटिव नेचर है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड मेटालिक बॉडी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है जो मेटालिक बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है, इसको लर्न करना पड़ेगा। और इसका प्रूफ हम गॉस लॉ में हम लोग करते हैं कि वहाँ पर प्रूफ करके दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है आपका किसी भी मेटल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इतना सारा पॉइंट हो गया, इसको लिख लेंगे ध्यान से। 10 नंबर कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन मेटालिक सरफेस, यानी मेटालिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव मेटालिक सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से 90 डिग्री, यानी क्या 90 डिग्री का एंगल बना करके बाहर की ओर निकलेगा। जबकि यह नेगेटिव अगर स्फेरिकल है तो भी 90 डिग्री बनाएगा, और आपको ये टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हुआ टर्मिनेट करेगा कि इसके टेंजेंट पर ये 90 डिग्री बना रहा है। जो टेंजेंट होगा सरफेस पर वहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री बनाता नजर आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है ऑलवेज क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा मेटालिक सरफेस पर। कहता है एक्सेस चार्ज नेवर प्रेजेंट इनसाइड मेटालिक बॉडी,
किसी भी मेटालिक बॉडी के अंदर एक्सेस चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। यह भी पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा और इसका प्रूफ हम बताएंगे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी ये बात क्या है, गौर से सुनिएगा। कंसंट्रेशन मतलब नज़दीक, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नज़दीक नज़दीक होगा वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी कि अगर दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा ए पॉइंट का जो होगा वो ज़्यादा होगा कौन से पॉइंट से? बी पॉइंट से। याद कीजिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दूर दूर है तो यहाँ पर इंटेंसिटी यानी इफेक्ट यानी प्रभाव कम होगा इसके रिस्पेक्ट में। इसलिए बात को समझ लिए अच्छे से ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जहाँ नज़दीक नज़दीक होगा वहाँ का इंटेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसको कहेंगे? यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म में क्या होगा, सारा फोर्स लाइन पैरेलल होगा और इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जितना डिस्टेंस इसके बीच है उतना ही डिस्टेंस इसके बीच होगा। यानी हर एक लाइन पैरेलल भी होगा और इक्वल डिस्टेंस पर होगा, उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। जबकि नॉन यूनिफॉर्म जो होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होगा? यदि पैरेलल है तो इक्वल दूरी पर नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। पैरेलल है लेकिन यहाँ देखिए पैरेलल था लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर था, यहाँ पैरेलल है तो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर ये भी नॉन यूनिफॉर्म है कि लाइन ही अलग अलग सेपरेट हो जाए। अगला 15 नंबर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी एक्सटर्नली प्रेजेंट है, उस पर कोई चार्ज ला के रख देंगे तो फोर्स क्या होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और तब यहाँ पर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लर्न करने तो है ही, लेकिन पहले समझ लीजिए क्यों। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। क्या आप ही लोग बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का डायरेक्शन इधर से इधर है तो इधर कौन सा चार्ज होना चाहिए? यानी इधर एक चार्ज का भंडार होगा। कौन सा चार्ज? तो आपको पता है कि अगर इधर से निकल के इधर टर्मिनेट कर रहा है तो इधर कहीं दूर पे नेगेटिव चार्ज का एक स्लैब होगा, भंडार होगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज का स्लैब होगा। तभी ना इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जा रहा है। पहले ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए सोचिए, अब सोचिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। यह नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको खींचेगा। यानी फाइनली इसके चलते या इसके चलते जो भी हो, इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। बात समझ लीजिए इसी तरह से। यानी कहने का मतलब ये होगा क्या कि एक्सटर्नल फील्ड में जब आप किसी चार्ज को रखेंगे, यानी वो अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड के डायरेक्शन की तरफ उस पर फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखिए इन सभी पॉइंट्स को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अब इसके बाद आज का जो थ्योरी है इस पर क्वेश्चन पहले देखेंगे और तब अगले क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे और उसके चलते आगे प्रॉपर्टी। लेकिन उसके पहले इन सारी प्रॉपर्टी जो अभी पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है। किस में आया हुआ है? नीट में। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म क्या है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन रिलीज। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दे दिया है।
उसमें एक चार्ज Q है, चार्ज Q जो है उसको छोड़ दिया है जिसका मास m है, और उसको रिलीज कर दिया गया रख करके। रिलीज करने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। रिलीज किया है ना, रखा है, लेकिन इस पर फोर्स लगेगा। आपको पता है कि इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब जब फोर्स लगेगा तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, तो मूव करने लगेगा। तो कहता है कि यदि ये डिस्टेंस बाई मूव कर जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए बाई है, तो बाई डिस्टेंस अगर ये कवर कर लें, तो बाई डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है होगा, ये निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अब आप अभी यहाँ पर देखे हैं फोर्स ऑन चार्ज क्या हुआ, F बराबर क्यू ई हुआ। F बराबर क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज, F बराबर क्या होगा, Q। इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, आप ही बताइए। एक्सेलरेशन A इक्वल टू फोर्स बाई मास, यानी कि फोर्स बाई मास हो गया एक्सेलरेशन। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है। तो हम बाई डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो एक 9th क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, v² u² ट्वाइस ax। तो फाइनल वेलोसिटी तो निकालना ही हमको है, तब v² इक्वल टू क्या हो गया, 0 प्लस ट्वाइस a के बदले क्या लिखेंगे, q e बाई m, और क्या इन x के बदले क्या है, बाई है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बाई है। तो फाइनल वेलोसिटी निकल गया। जब फाइनल वेलोसिटी निकल गया तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं हाफ mv²। देख लीजिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी गेन वही हुआ, गेन इन क्योंकि इनिशियल में फाइनल गेन इन काइनेटिक एनर्जी यही हो जाएगा जो बचेगा आपका आंसर। तो हाफ m और v² का वैल्यू पुट कीजिए, ट्वाइस q e बाई m, तो कट गया। इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा आपका फाइनल, वो देखिए ये 2 से 2 भी कट जाएगा, m से m भी कट जाएगा, और q e और बाई बचेगा। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका यही हुआ। देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से कि आखिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से निकला। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो है आपका इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तो बाई डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ये आपको निकालना था, जो कि बहुत आसान है। आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सेकेंड मेथड भी है जो एक लाइन का है, सेकेंड मेथड है जो मात्र एक लाइन का है। वो क्या है उसको समझिए। सेकेंड मेथड आप तो इसको निकाले, पहले फोर्स, एक्सेलरेशन, फिर आपको काइनेमेटिक्स, फिर आपको वर्क ऑफ एनर्जी में गए। डायरेक्ट आप सोचिए क्या, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी को तो होता है वर्क डन, जो हम लोग वर्क ऑफ एनर्जी थ्योरम 11th में पढ़े हैं। और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस, फोर्स गुने डिस्टेंस। यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं सिंपल होगा। तो गेन इन काइनेटिक, सेकेंड मेथड देखिए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और आप बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्यू ई और बाई। देखिए आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था। फोर्स गुने डिस्टेंस वर्क डन होता है, फोर्स गुने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आप जानते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई और डिस्टेंस का और क्या कितना, बाई, तक क्यू ई बाई। आप क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। A particle of mass m and charge q
is thrown at a speed u against uniform electric field, how distance will it travel before coming to momentary rest? कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में एक चार्ज को प्रोजेक्ट करना है यू स्पीड से, तो फोर्स जब उधर लगेगा तो कहीं ना कहीं जाके ये फाइनल वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। तो कहता है रुकने के पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा। और ये एस.सी. वर्मा का SCB का क्वेश्चन है 47। कौन सा नंबर है? 47 नंबर है। तो देखिए इसको अब लंबे मेथड से हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके पहला क्वेश्चन में 2 मेथड से बताए थे, अब जो उसमें सेकेंड मेथड से बताए थे उससे क्वेश्चन बनाएंगे। आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ म्यू स्क्वायर, ये जाके रेस्ट में आ जाएगा। रोका कौन? तो यही वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस वर्ड पहले लगा दिए हैं, तो वर्क डन क्या होगा? तो मान लिया कि जितना दूर गया अब फोर्स उधर है तो माइनस QE फोर्स इनटू डिस्टेंस मान लिए x मान लिए हैं, तो आपका क्या होगा इधर? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये सब गया। तो आप ही बताइए x जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ mu स्क्वायर बटा ट्वाइस QE, यानी आप बात समझ सकते हैं कि कितना आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये सिर्फ का क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होता है, और वहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग इस तरह का क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, बोर्ड में भी आया है। कहता पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग चार्ज इतना एट रेस्ट इन हॉरिजेंटल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइंड आउट क्या क्या करना वो सुनिए। कहता है एक पेंडुलम है, एक आपका पेंडुलम है, क्या है? पेंडुलम है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से हैंग है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से इधर प्रेजेंट है, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से यूनिफॉर्म में प्रेजेंट, और इस पर तब तो एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू क्या? चार्ज गुने E, और एक फोर्स लग रहा होगा mg। तो कहता है इस डायरेक्शन से, ध्यान से अब देखिएगा, कहता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पेंडुलम का बॉब जो है उसका मास दिया चार्ज दिया है, और वो रेस्ट में है, रेस्ट में थोड़ा दूर जाके जाए क्योंकि ये फोर्स उधर लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगेगा और mg इधर, तो इस रस्सी में आपका टेंशन क्रिएट हो जाएगा। क्या? टेंशन फोर्स आएगा। और दो चीज़ यहाँ निकालने का आता है, यहाँ से एंगल भी, वर्टिकल के साथ एंगल कितना ही बना रहा है स्ट्रिंग, वो भी निकालना कहता है, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। तो फिगर समझ लीजिए, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉब चार्ज को रखेंगे तो उसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रस्सी से बंधा है, इसे बहुत दूर नहीं जाएगा, लेकिन ये mg उसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो आपको कहता है कि टेंशन और एंगल निकाल के दिखाइए कि कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? आपका थीटा होगा। अब जब ये एंगल थीटा होगा तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़िए, इसका FBD बनाइए, तो इधर लिखिएगा t cos थीटा, और आप इधर क्या लीजिएगा? t sin थीटा लीजिएगा। तो इक्विलिब्रियम है, रेस्ट में है, तो यह फोर्स इसके द्वारा बैलेंस होगा, ये फोर्स उसके द्वारा बैलेंस होगा, तो आप लिख सकते हैं नाउ क्या? t sin थीटा इक्वल टू QE, इक्वेशन पहला, और t cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर दूसरा। अगर आपको पहले क्या निकालना है? टेंशन या एंगल, जो भी निकालिए, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले एंगल निकालते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड कर दीजिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? QE,
बाई एम जी। देख लीजिए ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई बाई एम जी होगा आपका। अब tan थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी होगा तो देखिए यहाँ Q चार्ज आपका दिया हुआ था यहाँ पर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर 4, 2 इंटू 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाई मास भी दिया हुआ है आपका 80 मिलीग्राम। तो 80 मिलीग्राम तो 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम। और जी का वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए। अब ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ फिर इक्वल लिखते हैं हम, और इक्वल यदि लिखेंगे तो अगर इसको मैं 10 ले लूँ जी का वैल्यू तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी ज़रूर होगा। और देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 10 टू पावर माइनस 2, यानी 10 टू पावर ये जीरो हटाइएगा तो 10 टू पावर माइनस 1, ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए वैल्यू यहाँ पर क्या होगा तब तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू आ रहा है आपका कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4, 1/4 आपका इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ से एंगल निकल जाएगा, ठीक है। और यही मेथड नहीं, और भी मैं जैसे कि आपका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दे दिया था तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे एंगल। यानी कहने का मतलब tan थीटा दे दिया है, tan थीटा यहाँ से आ रहा है, तो अगर कैलकुलेशन कर देते हैं तो देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर ही देते हैं आप लोग को। 5 हो गया, ये -3 बच जाएगा ये, और आपका इस तरह से वैल्यू आपका बच जाएगा, ठीक है। और आपको हर हाल में ये जो है एंगल वहीं से निकलेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टेंशन निकालना है तो क्या करेंगे, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। नाउ फिर से स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ होगा क्यू ई का होल स्क्वायर और प्लस एम जी का होल स्क्वायर। और तब टेंशन इक्वल टू आप लिखेंगे अंडर रूट क्यू ई का होल स्क्वायर और प्लस एम जी का होल स्क्वायर। यानी देख लीजिए ऐसे भी, हाँ डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। आप वेक्टर मेथड से सोचिए, वेक्टर मेथड से जब सोचिएगा तो आपको क्या होगा, देखिए अगर ये फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये टेंशन इधर है, तो टेंशन किसके चलते आया, इस दोनों फोर्स के चलते आया। तो ये दो फोर्स 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा टेंशन के जस्ट अपोजिट होगा। और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे और वो टेंशन के बराबर होगा। तो सिर्फ यदि टेंशन निकालना रहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस मेथड से ही बना लें, क्योंकि इतना बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, क्यू ई का होल स्क्वायर एम जी का होल स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा हर हाल में टेंशन के बराबर होगा। तो आज हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और उसका प्रॉपर्टी। ये सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए और इस पर क्वेश्चन चलेगा। और आप लोग का जो होमवर्क है, होमवर्क तो ज़रूर रहेगा। आपको एससी वर्मा का क्वेश्चन जो है 1 से 20 तक बना लेना है। होमवर्क जो है आप लोग के लिए HCV 1 to 20 इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रोस्टैट पहला पार्ट का
ऐसे बनाना है। यानी अगले वीडियो में 1 से 20 तक का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे SC वर्मा का। तो बात समझ में आ गया? तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अब यहाँ तक आप लोग कंटिन्यू कीजिए।